ओके, सो वेलकम टू द लेक्चर। GS3 हमारा कंटिन्यूड है। सो उसमें रोल ऑफ प्लानिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे पहले मैंने डेमोग्राफिक के लिए बताया था। करंट अफेयर्स विल बी देयर, डोंट वरी। करंट अफेयर्स 3 इयर्स का उसमें रहेगा। ओके, एवरीथिंग विल बी देयर, सो यू डोंट हैव टू वरी। A to Z एवरीथिंग, MCQ से लेके टेस्ट सीरीज से लेके सब उसी में कंबाइंड है। नथिंग विल बी आउट ऑफ दैट। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं मेंस का। पहले बात कर लेते हैं, अभी लास्ट लेग है हमारा मेंस का, उसमें हम GS3 की बात करते हैं। रोल ऑफ प्लानिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके पहले मैंने आपको बताया था डेमोग्राफिक मॉडल्स। ओके, उसमें कोई दिक्कत किसी को, मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी एट अ ग्लांस बताया था, आई टोल्ड अबाउट। ठीक है, सो ये चीजें आप याद रखना। ओके, जस्ट कीप दिस इन माइंड दैट ये जो डेमोग्राफिक्स है और इकोनॉमिक्स है, इट हैज अ वेरी वेरी एक बहुत ही हेल्दी मिक्स रहता है इनका। विदाउट अ हेल्दी डेमोग्राफिक्स, विदाउट अ स्किल्ड डेमोग्राफिक्स, आप एक इकोनॉमिक्स अपने इकोनॉमी को नहीं आगे बढ़ा सकते हो। तो वो डेमोग्राफी मॉडल पढ़ना जरूरी था। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में अगर देखेंगे, तो हमारी जो प्लानिंग जर्नी है, ऑब्वियसली इट स्टार्टेड पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पर क्या चीज थी कि वी आर जो हमारे जो लीडर्स थे, आई एम टॉकिंग अबाउट लीडर्स इन दी 1940s, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू। ओके, उन जो जवाहरलाल नेहरू थे, ही वॉज अ वेरी वेरी हार्ड कोर सोशलिस्ट। ओके, देयर वाज दिस पर्सन कॉल्ड हैरोल्ड लास्की। हैरोल्ड लास्की एंड उनके प्रोफेसर थे इंग्लैंड में। इंग्लैंड में पढ़ने गए थे पंडित नेहरू, तो वहां पर हैरोल्ड लास्की से वो मिले थे। और लास्की जो था, ही बेसिकली एडवोकेटेड फॉर अ फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, सो जिसको हम बोलते हैं यस नेहरूवियन सोशलिज्म, और या फाबियन सोशलिज्म, या लास्की सोशलिज्म, आप बेटर वर्ड है लास्की। लास्की सोशलिज्म, बिकॉज लास्की जो थे, हैरोल्ड लास्की, उनका अलग एक स्कूल था। ऑलराइट, इट वाज अ डिफरेंट स्कूल ऑफ सोशलिज्म। और उसके साथ साथ 1922 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, ऑलराइट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी यूएसएसआर की। ओके, जो विच इज कंसिडर्ड द प्रीकर्सर ऑफ ऑल द प्लानिंग दैट हैपेंड इन यूएसएसआर अंडर स्टालिन। 1922 में लेनिन के अंडर एनईपी आई थी। ठीक है, लेनिन के अंडर आई थी, और लेनिन ने बेसिकली ये स्टार्ट किया था। और उसको जो अंजाम तक है, अंजाम तक किसने पहुंचाया था? स्टालिन ने पहुंचाया था। और 1930s का जो रशिया था, इट ट्रांसफॉर्म्ड लाइक एनीथिंग। 1930s का जो रशिया था, वो इन ट्रांसफॉर्म्ड लाइक एनीथिंग। इट वेंट फ्रॉम अ पीजेंट, a backward rural agricultural peasant dominated country to a modern industrialized urbanized country। ठीक है, तो यार अब यहां पर देखो, थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस एक चीज करना चाहता हूं कि हम ये बोलते हैं यार व्हाई वी वेंट विद सोशलिज्म। उस समय दो एग्जांपल्स थे लोगों के पास, फ्रेंड्स। एक था 1929 का अमेरिकन स्टॉक मार्केट जो क्रैश हुआ था, स्टॉक एक्सचेंज क्राइसिस जो था 1929 वाला, जो ग्रेट डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं। एंड इट बेसिकली exposed the fallacies of capitalism, whereas in the 1930s, when the capitalist world was struggling, बेसिकली यूएसएसआर जो है वो अपने आप को एक रैपिड ब्रेक नेक स्पीड में इंडस्ट्रियलाइज कर रहा था। और ये जो था एक मॉडल की तरह सर्व हुआ। दिस बेसिकली सर्व्ड एज अ मॉडल that whether you want to become a capitalist country, and जहां जिसके वजह से उसको बोला जाता है कर्स ऑफ कैपिटलिज्म। जो ग्रेट डिप्रेशन है उसके वजह से माँ अपने बच्चों को बेचने पे तुल गई थी। जो बेसिकली जो इतनी गरीबी आ गई थी अमेरिका में अचानक से, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर डिपॉजिट्स, दे लॉस्ट देयर जॉब्स, बैंक्स फेल्ड। और बैंक्स में लोगों के डिपॉजिट थे, उसके वजह से जो मदर्स थी, दे हैड टू सेल ऑफ देयर किड्स टू फंड देयर लाइवलीहुड। You have those infamous signs, kids for sale, inquire inside. उसके बाद you had people who had this cardboard sign written, will do anything for work, have 2 children to take care of. So ये जो पिक्चर्स है ये पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट हुई उस समय। और उसके वजह से पीपल इन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री, स्पेशली द कॉलोनीज, दे थॉट
दैट दिस यूएसएसआर मॉडल इज द बेटर मॉडल, बिकॉज यहां पर है स्टेट लेड, एवरीथिंग इज स्टेट लेड, स्टेट कंट्रोल में है। और अमेरिकन जो ग्रेट डिप्रेशन था, 1929 का ग्रेट डिप्रेशन था, उसके पीछे का वन ऑफ द मेजर रीजन वाज द अनरेगुलेटेड स्टॉक मार्केट। जो गवर्नमेंट थी वो बेसिकली, उसका एक वर्ड होता है, उसका है लैसिस फेयर एटीट्यूड। लैसिस फेयर एटीट्यूड था, इसका मतलब जो हो रहा है वो होने दो, हम थोड़ा सा कोने में रहेंगे। सो ये बेसिकली ये जो एटीट्यूड था अमेरिकन का, द अमेरिकन गवर्नमेंट टुवर्ड इट्स मार्केट, उसके वजह से बलून एक डेवलप हुआ, एक बड़ा सा बलून डेवलप हुआ, और उसके बाद व्हेन इट बर्स्ट अ लॉट ऑफ पीपल गॉट हर्ट। ओके, अ लॉट ऑफ पीपल गॉट हर्ट। सो यहां पर बेसिकली पीपल थॉट दैट स्टेट लेड मॉडल, ओके, स्टेट लेड मॉडल is better than a laissez-faire मॉडल। ओके, सो आप ये नहीं कह सकते हो कि हर गलती हमारी थी, इन द सेंस कि उस समय जो वर्ल्ड में चल रहा था, तो सोशलिज्म इन द 1950s एंड द 1940s, इवन इन द 1960s, सोशलिज्म वाज इन द वोग, फैशन में था। ओके, आप यू कैन नॉट टेल दैट ओके आप क्यों नहीं गए उस समय, आप कैपिटलिज्म हम क्यों नहीं गए, बिकॉज उस समय जो वर्ल्ड का ट्रेंड था बेसिकली हमने उसी को, ओके, उसी को हमने फॉलो किया। अब यहां पर एक चीज देखना है कि हम किस तरीके से हमने फॉलो किया, हमने फॉलो किया थ्रू द मेथड ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग में होता क्या है बेसिकली, व्हाट इज प्लानिंग? तो प्लानिंग में बेसिकली जो स्टेट है, इट लीड्स द डेवलपमेंट। स्टेट लीड्स द डेवलपमेंट, स्टेट लीड्स द मार्केट। उसके साथ साथ बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट कि नेक्स्ट 5 to 10 years के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कंट्री टू कंट्री, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं दैट फॉर द नेक्स्ट 5 years, फॉर द नेक्स्ट 5 years आई एम गोइंग टू फोकस मेजरली ऑन XYZ सेक्टर। अब जैसे हमने इंडिया का देखा, ओके, हमने इंडिया का देखा, तो पहला जो था, इट फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे हमने क्यों फोकस किया, बिकॉज मेजॉरिटी, ऑलमोस्ट 90% एट दैट टाइम, मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन was involved in agriculture as agriculture labor। ठीक है, सो हमारा जो नेचुरल टेंडेंसी था, इट वाज टू ग्रेविटेट टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। ओके, अब यहां पर एक और चीज थी, दैट अ टेम्पलेट हैड टू बी फॉलोड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। उससे उसमें होता क्या है ये देखो, सबसे पहले इफ यू वांट टू इंडस्ट्रियलाइज, बहुत ध्यान से सुनना, एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं। इफ यू वांट टू इंडस्ट्रियलाइज, तो उसके पहले तुम्हारा एग्री सेक्टर को कंसोलिडेशन की जरूरत होती है। जल्दी से यहां पर मैं दो एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले आपको मैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, डू यू गाइज रिमेंबर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्लास ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? हमने लिया था, तो उसमें मैंने कुछ बताया था, उसमें मैंने कुछ बताया था दैट बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपेंड इन यूरोप, यूरोप विटनेस्ड अ बूम इन द एग्री सेक्टर बिकॉज ऑफ एग्री रिफॉर्म। वहां पर क्या हुआ, जो प्राइवेट लैंड है जिसपे एग्रीकल्चर होता है, वो कंसोलिडेट होने लगा। उसके साथ साथ कंसोलिडेशन के बाद व्हाट हैपेंड, बेसिकली पीपल स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मोर। उसके साथ साथ सरप्लस का, एग्रीकल्चरल सरप्लस जनरेट हुआ। सरप्लस की वजह से सभी को फार्म पे काम करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज उसमें एक और इशू था कि मैकेनाइजेशन हैड हैपेंड। नॉट इशू बट एक फैक्टर था कि मैकेनाइजेशन हैड हैपेंड, और मैकेनाइजेशन की वजह से, because of mechanization, people had a lot of free time because they were able to enjoy the surplus, higher productivity। उसके वजह से अब जैसे 8 बच्चे हो रहे हैं, किसी के 8 किड्स हो रहे हैं, तो उसमें से 4 को ही एग्रीकल्चर में लेबर करने की जरूरत है, बाकी 4 पोएट बन सकते हैं। ओके, अबंडेंस, अबंडेंस हुआ, तो जो बाकी 4 बच्चे हैं वो पोएट, मे बी साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट बने उससे।
बिकॉज नाउ यू डिड नॉट नीड सो मेनी लेबर्स टू वर्क ऑन वन फील्ड। तो उसमें से बहुत सारे लोग जो है दे कैन परस्यू देयर हॉबीज, और हॉबी के चलते बहुत सारे इन्वेंशंस हुए। इन्वेंशंस में स्टीम इंजन, इन्वेंशन में स्पिनिंग जेनी। ओके, सो यहाँ पर जो हमारे बेसिकली जो प्लानिंग कमीशन के लोग थे और बेसिकली हमारे पॉलिसी मेकर्स थे इन द इनिशियल डेज, दे सेट देयर आईज ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर कि यार एग्री सेक्टर को बढ़ाना है, एग्री सेक्टर जो है बेसिकली उसको हमें पंप करना है, और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। वंस वी हैव कंसोलिडेटेड द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो हम कहाँ जाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या होता है दोस्त, वी बिकम अ सर्विस इकोनॉमी, दैट इज द पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर। लेकिन हम क्या है, वी आर इन अ वेरी यूनिक सिचुएशन कि हमने डायरेक्ट स्किप कर दिया एग्रीकल्चर सेक्टर से, हम डायरेक्ट सर्विस इकोनॉमी बन गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन कभी हुआ नहीं हमारा। ओके, टुडे वी आर प्लेइंग कैचिंग अप। हम पहली कंट्री है दुनिया में जो एग्री से सर्विस में, फिर सर्विस से वांट्स टू गो टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, और उसमें एक हमारे आरबीआई गवर्नर है, वो साहब बोल रहे हैं दैट यू डोंट नीड टू इंडस्ट्रियलाइज बिकॉज इंडिया डजंट नीड टू इंडस्ट्रियलाइज बिकॉज उससे एनवायरमेंट को खतरा होता है और वो मॉडल इंडिया में काम नहीं करेगा। ओके, सो ये बात सच नहीं है, ये बात सच नहीं है। इंडिया स्टिल नीड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाई? बिकॉज इंडिया में एब्जेक्ट एब्सोल्यूट पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्ट्स। आप चले जाओ नीचे के तबके में, क्लास सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, नॉट दी कास्ट सिस्टम, लेकिन क्लास सिस्टम में भी अगर आप देखोगे तो जो नीचे के तबके में पीपल सफर इन इंडिया फ्रॉम क्रशिंग पॉवर्टी। बैलगाड़ी लंबोर्गिनी के बगल में जाती है इंडिया में। ओके, इन ऑन अ हाईवे लंबोर्गिनी एंड अ बैलगाड़ी मूव side by side. This is nothing to be proud about. Okay, this is nothing to this is a matter of shame. ठीक है, तो ये इसके लिए क्रशिंग पोवर्टी को खत्म करने के लिए वी नीड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन इज समथिंग दैट द प्लानिंग कमीशन वाज नॉट एबल टू डू, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज समथिंग दैट द प्लानिंग कमीशन वाज नॉट एबल टू अचीव। उसके पीछे का क्या रीजंस है, व्हाई प्लानिंग कमीशन फेल्ड, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास। अब यहां पर आप देखो, ऑब्जेक्टिव्स पहले देख लेते हैं क्या क्या थे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पुअर्टी एलिविएशन। अब यहां पर आपकी आपकी थोड़ा सा यहां पर देखो कि ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ, दीज आर लेटर कंसेप्ट्स दैट वेर इनकलकेटेड बाय द प्लानिंग कमीशन। ओके, एंड दिस poverty alleviation, it is an consistent evergreen priority, बिकॉज पोवर्टी जो था इंडिया में स्टार्टिंग से है, पोवर्टी जो है इंडिया में स्टार्टिंग से है, कंसिस्टेंट है, एवरग्रीन है। हर इलेक्शन में पोवर्टी हटाओ, गरीबी हटाओ इज अ वेरी बिग चैलेंज, इट्स अ वेरी बिग इलेक्शन इशू। देन व्हाट एल्स, एड्रेसिंग कंटेम्पररी चैलेंजेस जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड economic disparities. So these are also evergreen challenges. Okay, it was not until the 11th and the 12th planning commission that inclusive growth and sustainable development found its way into the strategy document or into the planning of the planning commission. Okay, अब हम आ जाते हैं नीति आयोग पे कि नीति आयोग का ट्रांजिशन जो है वो क्यों करना पड़ा। ओके, उसके उसके पीछे का रीजंस था बिकॉज जो बेसिकली टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप अप्रोच की कहानी है ये, बिटवीन बिटवीन द नीति आयोग एंड द प्लानिंग कमीशन, उन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है दैट द प्लानिंग कमीशन हैज अ टॉप डाउन अप्रोच माय फ्रेंड्स, एंड द नीति आयोग हैज अ बॉटम अप अप्रोच। इसका मतलब क्या है, आप ये देखो एक पिरामिड है। ओके, पिरामिड में प्लानिंग कमीशन प्लान करती है ऊपर से एंड इट विशेस
कि जो भी मैं प्लान करूंगा वो परकोलेट करेगी नीचे और गरीबों तक पहुंच जाएगी। तो जो भी प्लान होता है इसका एक बर्ड्स आई व्यू लेके बनाया जाता है ऊपर से, और एक जो हमारा टेंडेंसी है कि हम ऊपर से डालेंगे तो नीचे तो पहुंच जाएगा वो। प्लान हम दिल्ली में बैठ के बनाएंगे और दिल्ली में एसी चेंबर में बनाएंगे, और उसके बाद वो कैसे ना कैसे देहात और गांव में पहुंच जाएगा। लेकिन नीति आयोग जो है, व्हाट डज नीति आयोग डू? नीति आयोग मेक्स प्लान फॉर द पुअरेस्ट, फॉर द लोएस्ट स्ट्राटा, एंड देन इट गोज अप। उसके बाद वो देखता है कि अर्बन एरियाज, मिडिल क्लास, अपर क्लास को क्या चाहिए, बिजनेस क्लास को क्या चाहिए। पहले वो देखता है कि गरीबों में ग्रास रूट लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स है, एंड इट हैज अ फ्लेक्सिबल, ओके, नीति आयोग हैज अ फ्लेक्सिबल थिंक टैंक अप्रोच, whereas planning commission had a heavy bureaucratic approach। अब इसके भी इसका जो है मैं आपको डिफरेंसेस सारा बताऊंगा डिटेल में, वेट फॉर सम टाइम। ओके, अब बताते हैं नीड क्या है, डेफिनेशन क्या है। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, जहां पर एक क्या रहता है, सेंट्रल अथॉरिटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है सेंट्रलाइज्ड मैनर में, एक बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइज्ड मैनर में, दैट व्हाट डज द लोअर लेवल वांट्स, व्हाट डज द स्टेट वांट्स, व्हाट डज द रीजन वांट्स, and what does the district wants, what does the village wants. It is decided by a centralized authority, and this is the Soviet command economy inspired model। यहां पर एक चीज है, सोवियत यूनियन में एक चीज थी और यहां पर इंडिया में एक चीज है विच इज टोटली डिफरेंट, एंड दैट्स व्हाई प्लानिंग कमीशन फेल। सोवियत यूनियन जो था, it was not a democracy, first of all it was a brutal communist dictatorship। वहां पर जो है will of the population did not matter, rather the will of the polit bureau mattered। okay, यहां पर इंडिया में क्या था, will of the people mattered। we had article 326 which granted universal adult franchise to each and every people of India, gave them decentralized political system, but at the same time we had a economic planning which was overtly centralized। plus हमारा जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है। यूएसएसआर में अगर आप देखो, इफ यू जस्ट लीव द सेंट्रल एशियन सोवियत रिपब्लिक्स, जिनको ऐसे भी उन पे ध्यान नहीं कम ही दिया जाता था, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ओके, दे आर ऑफ स्लाविक ओरिजिन। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में महाराष्ट्र में अलग लोग हैं, गुजरात के लोग अलग हैं, हरियाणा के लोग अलग हैं, बंगाल के लोग अलग हैं, तमिलनाडु के लोग अलग हैं, ये झारखंड के लोग अलग हैं। सो ये जो एक सेंट्रलाइज कमांड था जहां पर एक एरोगेंस था, इसको मैं एरोगेंस बोलूंगा। वाई? बिकॉज एरोगेंस ये रहता है कि मुझे पता है, मैं दिल्ली में एक एसी चेंबर में बैठ के ये बता सकता हूं कि तमिलनाडु में एक बंदे को क्या चाहिए। सो दिस वाज द एरोगेंस which led to the fall, of the planning commission। तो अगर मैं आपको बताऊं तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टमैटिक, स्ट्रक्चर्ड, उसके साथ साथ एक सेंट्रल अथॉरिटी which will decide the allocation of resources, जिसमें से लेबर, कैपिटल, लैंड, उसको इस तरीके से एलोकेशन होता था उसका, दैट प्रोडक्शन जो है वो ऑप्टिमाइज्ड रहे, मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम द इनपुट, द लैंड, लेबर, कैपिटल इनपुट जो आप कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट में कैसे निकाल लूं। दिस वाज बेसिकली डिसाइडेड बाय द प्लानिंग कमीशन। ओके, उसके साथ साथ एक और चीज थी कि वो जो प्लानिंग होता था वो स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर होता था।
विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। यहां पर एक प्रॉब्लम क्या थी, दैट वाज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अकोमोडेटिंग इमरजेंसी क्राइसिस। इमरजेंसी क्राइसिस जो है, ओके, उसको अकोमोडेट करना, दैट वाज अ प्रॉब्लम। ओके, दैट वाज अ प्रॉब्लम। उसके वजह से हमने देखा व्हेन इन द 1960s, व्हेन इन द 1960s प्रॉब्लम आई, द प्रॉब्लम वाज देयर with the 62 war with China, 65 war with Pakistan, the 66 famines। तो हमारा जो प्लानिंग कमीशन है, इट हैड टू बी शट डाउन, और हमें प्लान हॉलीडे डिक्लेयर करना पड़ा, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ओवरराइड द प्लानिंग कमीशंस अथॉरिटी। ओके, अब यहां पर देखो, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड प्लानिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ, कि क्यों किया जाता है प्लानिंग। तो सबसे पहले रिसोर्स एलोकेशन, जहां पर अगर देखो लिमिटेड रिसोर्स रहता है आपके पास, जैसे इंडिया एक गरीब कंट्री थी ड्यूरिंग, ऑलराइट, ड्यूरिंग द 1947 जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तो लिमिटेड रिसोर्सेज थे। तो उसको बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए पीपल थॉट, द पॉलिसी मेकर्स थॉट that it is necessary that we okay go for a structured plan, जहां पर each and every पैसा is accounted for। लेकिन यहां पर एक और चीज थी कि राजीव गांधी, he admitted openly, उन्होंने एडमिट किया ओपनली दैट जो रुपए एक एक रुपए जो देता था सेंट्रल गवर्नमेंट, वो 10 पैसा ही पहुंच पाता था, बाकी का जो 90 पैसा है वो करप्शन में चला जाता था। ओके, सो यहां पर राजीव गांधी आफ्टर 30-40 years ऑफ प्लानिंग, ही इज एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट, ही इज एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट कि जो 3 डेकेड से हम प्लानिंग कर रहे हैं, दैट हैज फेल्ड, बिकॉज जो 1 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, वो सिर्फ 10 या 5 पैसे गरीब जनता तक पहुंच पा रही है। ओके, it was an advisory body on paper, okay, it was an advisory executive advisory body on paper, but it had the total control over all the economic resources of this country। and मैंने आपको ये भी बताया है, I told you guys that this happened that ministers, they had to take appointment from the vice chairman of the planning commission, है ना। तो जो वाइस चेयरमैन है, ही हैड द टोटल कंट्रोल, एवरीथिंग वाज देयर, ही हैड द टोटल कंट्रोल ओवर ऑल द मोबिलाइज्ड रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। और उसको ओवरराइड करने की जरूरत पड़ी व्हेन इट कुड नॉट काउंटर द इमरजेंसी क्राइसिस दैट द इकोनॉमी हैड टू फेस ऑन अकाउंट ऑफ 2 wars between 62 and 65 and the drought like situation in 66। okay, उसके साथ सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियसली सोशलिज्म, डीपीएसपी सभी को पता है, सोशलिज्म वाज द नीड ऑफ द आवर। गरीब जनता थी, उसको वी कुड नॉट गिव देम, वी कुड नॉट गिव द पुअर पीपल इनटू द हैंड्स ऑफ सो कॉल्ड ग्रीडी कैपिटलिस्ट। तो एक सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग जरूरी थी, जहां पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स स्टार्ट हो। उसके साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, दैट वाज आल्सो वेरी वेरी हाई एजेंडा फॉर द गवर्नमेंट, कि भाई हम इंडस्ट्रियलाइज करेंगे और मॉडर्नाइज करेंगे, वी आर गोइंग टू इंडस्ट्रियलाइज एंड वी आर गोइंग टू मॉडर्नाइज। और इसके पीछे का एक और रीजन था कि मॉडर्नाइजेशन वुड हैव लेड टू सेक्युलर आउटलुक, दैट okay, if we modernize and if we industrialize, that this would give shape, okay, to a constitution driven India, to an India which is communalism free, which is regionalism free, which is free from ethnic tensions। क्योंकि if everybody is going to prosper, if everybody is going to prosper, there is a very high chance that we can work around all these issues that India's heterogeneous population brings,
लाइक कम्युनलिज्म, लाइक कास्टिज्म, लाइक और क्या हो सकता है, जेंडर डिवाइड, एवरीथिंग। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाज आल्सो हाई ऑन द एजेंडा। उसके साथ साथ रीजनल डेवलपमेंट, ये बात सच है दैट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस सम रीजन्स एंजॉयड मार्जिनली हायर, ओके, मार्जिनली हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, जैसे कि बॉम्बे स्टेट जो था, बॉम्बे स्टेट का काफी अच्छा, इट हैड अ वेरी गुड इंडस्ट्रियल बेस। उसके साथ साथ कानपुर कैलकाटा इंडस्ट्रियल बेस, इट हैड अ ह्यूज एडवांटेज ओवर अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। places like Odisha, okay, places like Odisha, the Chhattisgarh tribal belt, they were not doing so well, okay. सेल्फ रिलायंस सेकंड FYP से आ गई थी। सेल्फ रिलायंस का दूसरा नाम क्या है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, बट इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वेंट हॉरिबली हॉरिबली फॉर अस। हमारे कंट्री के लिए इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन जो है वो बहुत ही ज्यादा हॉरिबली गया, ओके। ऑलराइट, उसके साथ साथ मार्केट फेलियर्स। अब यहां पर हमने तो अज्यूम कर लिया ना फ्रेंड्स, हमने अज्यूम कर लिया कि मार्केट जो है इट इज इनकेपेबल टू डू बिजनेस। दैट्स व्हाई द स्टेट हैज टू स्टेप इन एंड गाइड द मार्केट ऑन हाउ टू कंडक्ट बिजनेस। बिकॉज हमारा ये सोच था कि जो स्टेट है, इफ इट इज द मार्केट, अगर इफ इट इज लेफ्ट ऑन इट्स ओन अकॉर्ड, if it is left on its own accord, it cannot manage, it cannot survive, it cannot survive the foreign competition। इसीलिए हमने क्या किया, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, लाइसेंस राज, मैसिव इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स विच आर सेंट, विच आर इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। उसके वजह से क्या हुआ, एक साइड इफेक्ट था, हम चले थे कि जो हमारा प्रोडक्ट्स है उसको हम बचा के चलेंगे, लेकिन उसके वजह से क्या हुआ, दैट द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स दे कैन नेवर कंपीट इंटरनेशनली। हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स थे वो इस लेवल के कभी हुए ही नहीं कि उनका जो कंपटीशन है वो ऊपर तक जाएगा, ओके। उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म विजन एंड स्ट्रैटेजी, दैट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म विजन एंड स्ट्रैटेजी की भाई हम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, बिकॉज इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, उसके वजह से एक प्रॉब्लम ये आ सकती थी कि डेमोक्रेसी की वजह से शॉर्ट साइटेडनेस, वी कुड हैव गॉन फॉर अ शॉर्ट साइटेड अप्रोच, जो कि आज भी हमें दिख रहा है, पॉपुलिस्ट मेजर्स। सो वी नीडेड एन ऑर्गेनाइजेशन, वी नीडेड अ स्ट्रक्चर जिसके थ्रू इंडिया जो है डिस्पाइट द पॉलिटिक्स कैन गो अप। और उसका जो दायित्व है, उसका जो बेसिकली किसको दिया गया, बेसिकली जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्लानिंग कमीशन वाज गिवन, ओके। देन सोशल वेलफेयर एंड इक्विटी, अगेन जहां पर आपको सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस नहीं करना है, उसके साथ साथ इनइक्वालिटी, ऑल काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी, कास्ट बेस्ड, क्लास बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, जेंडर बेस्ड, हर तरीके की, ओके, हर तरीके की आपको प्लानिंग जो है वो करनी है। देन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी शुड बी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। कोई भी ग्लोबल इशू आए, कोई भी ग्लोबल इकोनॉमी हमारे सामने आए, वी कैन चैलेंज इट, वी कैन स्टैंड आवर ग्राउंड। तो ये चीज प्लानिंग कमीशन का मैंडेट था, ओके। अगर आप देखोगे तो इंडिया में तीन इकोनॉमिक प्लानिंग 3 फेजेस में हमने देखने को मिली। दैट वाज ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, देन 1947 से लेके 1991, एंड देन पोस्ट 1991। तो मैं 3 फेज में डिवाइड करूंगा। आई एम गोइंग टू डिवाइड, ओके, बेसिकली आई एम गोइंग टू डिवाइड द इकोनॉमिक प्लानिंग इनटू 3 फेजेस। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्रिटिश एरा वाले फेज का। ब्रिटिश एरा में क्या था, ओके, ब्रिटिश एरा में क्या था,
बेसिकली यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर होम कंट्री को एनरिच करना था इनको, इंडिया से इनका कोई मतलब नहीं था। इनको था कि इंडिया का जो रॉ मटेरियल है उसको हम कितना एक्सप्लॉइट कर लें और मेक अ मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड, नेट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। हम इंडिया को एक नेट सप्लायर बनाए रॉ मटेरियल का, एंड देन मार्केट, ओके, एक मार्केट खोले इंडिया में फॉर द चीप इंडस्ट्रियलाइज ब्रिटिश गुड्स। ओके, सो उसमें क्या किया उन्होंने, रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन। तो रेलवेज आपको पता है, रेलवेज आपको पता है दैट इट वाज मेड टू ट्रांसफर रॉ मटेरियल फ्रॉम हिंटरलैंड टू पोर्ट्स, और ये रॉ मटेरियल डर्ट चीप प्राइसेस में, डर्ट चीप प्राइसेस में आप खरीदोगे और उसको इवन नॉट इवन इन डर्ट चीप, फ्री में एक्सप्लॉइट करो और उसको ब्रिटेन भेजो फॉर डर्ट चीप प्राइसेस। उसमें इंडिया को कुछ नहीं मिलेगा, इंडिया इज नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग इन रिटर्न। इसके लिए भी प्लानिंग की जरूरत है ऑब्वियसली। ऑलराइट, प्लानिंग, बर्बादी की भी प्लानिंग है, रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन भाई। उसमें रेलवेज, रेलवेज का जो नेटवर्क है वो कहां कहां जाएगा अगर आप देखोगे तो इट वेंट टू ऑल द प्लेसेस व्हिच हैड इंपॉर्टेंट मिनरल्स। द ब्रिटिश दे लेड द रेलवे लाइंस टू ऑल द इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ओके, ऑल द इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहां जहां पर रॉ मटेरियल प्रेजेंट है। ओके, देन उसके साथ साथ इंडियन इंडस्ट्री को नज आउट करना, कार्टेलाइजेशन by the British manufacturers to push out Indian industrialists out of trade। जो भी इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस करना चाहता था उसको कार्टेलाइज करके, ब्रिटिश जो ट्रेडर्स थे, ब्रिटिश मर्चेंट्स थे, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ब्रिटिश फैक्ट्री ओनर्स थे, दे ट्राइड टू किल द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जितना भी हुआ, दैट वाज नॉट टू सर्व इंडियंस, नॉट टू सर्व इंडियंस, रादर इट वाज डन, इट वाज डन टू सर्व द कॉलोनियल ऑब्जेक्टिव। इसका एग्जांपल मैं देता हूं ब्रिटिश रेलवेज का फिर से। ब्रिटिश रेलवेज में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इट वाज अ प्राइवेट प्रोजेक्ट ऑन पब्लिक गारंटी, इट वाज ए प्राइवेट प्रोजेक्ट ऑन पब्लिक गारंटी। बहुत बड़ी बात है, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? ब्रिटिश रेलवेज वाज अ प्राइवेट प्रोजेक्ट ऑन पब्लिक गारंटी। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, जीओआई, विच वाज लेड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट्स, उन्होंने इनवाइट किया प्राइवेट बिल्डर्स को और उनको बोला कि आप आइए इंडिया में रेलवे लाइंस बिछाइए, इन्वेस्ट कीजिए रेलवे बॉन्ड्स में, इंडिया में रेलवे लाइन बनाइए और हम आपको सॉवरेन गारंटी देंगे कि आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा। आप 1 पाउंड डालेंगे, हम 10 पाउंड आपको वापस करेंगे। ये सिचुएशन थी। सो बेसिकली ये अगर आपको कोई बोलेगा कि ब्रिटिश ने आप पे उपकार किया है, द ब्रिटिश हैज obliged you by making a railway, just tell that person that no, it is the Indian money which had paid for this railway line and we paid very handsomely। हमने जो पेमेंट किया है, ओके, हमने जो पेमेंट किया है वो बहुत महंगा किया है। रशिया को किसी ने कॉलोनाइज नहीं किया था, लेकिन रशिया में हमसे, ओके, उस समय आ चुका था रेलवेज, ठीक है, यस। उसके साथ साथ एग्रीकल्चरल एम्फोसिस वाज ऑन रॉ मटेरियल्स, कैश क्रॉप्स जिसको एक्सपोर्ट कर सके। इंडियन फार्मर से बहुत ही प्रीडेटरी प्राइसेस में कैश क्रॉप्स लेते थे ब्रिटिश मर्चेंट्स एंड देन सेंड इट अराउंड द वर्ल्ड। ओके, बहुत पैसा बनाया ये करके, एंड उसमें जो इंडियन इंडेंचर्ड लेबर है उसका इस्तेमाल किया गया।
आपको पता होगा पीपल इन मॉरिशस, जो आज के लोग रहते हैं मॉरिशस में, गयाना में, सूरीनाम में, ट्रिनिडाड में, फिजी में, दे ऑल आर इंडियन इंडेंचर्ड लेबर्स, जिनको ले जाके ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया, उनको बहुत ही ज्यादा बेकार टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए, दे हैड नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट इट। ओके, देन उनके जितने भी फिस्कल पॉलिसीज थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थे, दैट वाज देयर टू एक्सप्लॉइट अस वेरी बैडली। ओके, जिसमें से आपका जमींदारी सिस्टम था, जहां पर बहुत ही एक गलत तरीके से पीजेंट से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। पावर वाज हैंडेड ओवर, ओके, पावर वाज बेसिकली हैंडेड ओवर टू अ प्रीडेटरी and exploitative zamindars who used to not invest anything, who used to basically not invest anything into the uh, production of land to enhance the productivity of land, and rather push pressure on the lowly landless peasants. उसके वजह से exploitation continued, millions of peasants were pushed into poverty systematically by the Britishers. So this was the Britishers time का economic planning. Then coming to the Bombay plan. तो अब हम थोड़ा सा पहले आ जाते हैं, ओके, थोड़ा सा पहले आ जाते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस 1944 में 8 लीडिंग इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसमें से जेआरडी टाटा, जीडी बिरला, उन्होंने लीड किया था, और 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट वो आए थे, और दे basically published a detailed pamphlet जिसका नाम था A Brief Memorandum Outlining a Plan of Economic Development for India, जिसको हम आज जानते हैं बॉम्बे प्लान के नाम से, बिकॉज दीज वेयर दी बॉम्बे इंडस्ट्रियलिस्ट। ये सारे जो हैं बेसिकली बॉम्बे के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और उन्होंने बॉम्बे प्लान लेके आए थे। ओके, सो इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय जीडी बिरला, जेआरडी टाटा प्लस अदर 6 इंडस्ट्रियलिस्ट, ऑलराइट। एंड देन उसमें फीचर्स क्या क्या थे, उन्होंने कुछ चीजें प्रपोज की थी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी के लिए। उसमें इन्होंने बोला था कि हमें स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा, जहां पर स्टेट जो है उसको सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो आप देख सकते हो यहां पर कि जो कैपिटलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट, दे आर एडवोकेटिंग फॉर स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये बहुत बड़ी बात है। हम बेसिकली वी अब्यूज पंडित नेहरू, लेकिन अगर आप बॉम्बे प्लान पढ़ोगे तो वहां पर आप रियलाइज करोगे कि दे वर आल्सो इन फेवर ऑफ स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद ड्यूरेशन, इट वाज प्रपोज्ड टू बी अ 15-year प्लान, जहां पर इंडियन इकोनॉमी जो है उसके फाउंडेशंस रखे जाएंगे। द फाउंडेशंस ऑफ अ न्यू इमर्जिंग इंडियन इकोनॉमी would have been, okay, would have been basically published or would have been kept. उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, द बॉम्बे प्लान, दे बेसिकली एडवोकेटेड फॉर हेवी इन्वेस्टमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन, पावर जनरेशन, इरिगेशन, which was precursor, okay, basically a precursor for industrial growth and investment. Okay, अब आ जाओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे दे हैव बेसिकली emphasized on ensuring food security. This is something that we were able to reach with the green revolution, but rather too late. हमें ये ग्रीन रेवोल्यूशन, फूड सिक्योरिटी वी गॉट इन दी लेट 70s प्रॉपरली। उसके पहले वी वेर डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन एड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमें खाना पीना जो आता था हमारा वो अमेरिका से आता था। ओके, उसके बाद सोशल सर्विसेज में उन्होंने बोला कि एजुकेशन और हेल्थ केयर में हमें इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है। वी नीड टू इन्वेस्ट इन दी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ताकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेटर हो सके लोगों का। ओके, अब हम आ जाते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में। तो वहां पर हम सोवियत मॉडल से इंस्पायर होके, जो लेनिन की इकोनॉमिक पॉलिसी थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उससे इंस्पायर्ड होके हम अब यहाँ आ जाते हैं बेसिकली
ओके, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हमने इकोनॉमिक प्लानिंग सोवियत मॉडल पे जो बेस था, सोवियत कमांड सेंट्रल कमांड इकोनॉमी जो था उसके उसके बेसिस पे हमने एक प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया। 5 ईयर प्लान्स वेर एस्टैब्लिश्ड। उसके साथ हमने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल लिया जहां पर द मेजर रोल would have been played by the state and the private sector would play the supporting role। प्राइवेट सेक्टर को सपोर्टिंग रोल मिलेगा और स्टेट जो है वो मेजर रोल प्ले करेगा। ऑल द मेजर इंडस्ट्रीज विल बी स्टेट लेड। द परफॉर्मेंस जितने भी रेगुलेशंस है दैट विल बी मॉनिटर्ड बाय द स्टेट। और उसके साथ जहां पर स्टेट ध्यान नहीं दे सकता है वहां पर प्राइवेट सेक्टर स्टेट को सपोर्ट करेगा। दिस वाज बेसिकली द मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। देन सेंट्रलाइज प्लानिंग, जहां पर जो प्लानिंग है दिस वुड बी डन बाय न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली प्लानिंग करेगी और उसके साथ साथ स्टेट जो है, ओके, स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, रीजन्स के लिए जो प्लान है दैट विल बी मेड बाय न्यू दिल्ली। ओके, देन सेक्टोरल डेवलपमेंट, जहां पर हम एक सेक्टर पे फोकस करेंगे विथ ईच प्लान। हमने स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर से। उसमें उसका उस मॉडल का नाम बता सकते हो? कैन एनीवन टेल मी व्हाट वाज द मॉडल्स नेम, द फर्स्ट मॉडल्स नेम? एनीवन? हैरोल्ड डोमार, वेरी गुड, एक्सीलेंट, हैरोल्ड डोमार मॉडल। ओके, जहां पर हमने क्या किया था बेसिकली, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, increased investment in the agriculture sector and it paid very good dividends because we were able to get 5 to 6% growth and in the very first year हमें 5 से 5.5 के बीच में परसेंट के ग्रोथ मिल गया था। देन वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। हमने हेल्प लिया सोवियत यूनियन का, वेस्ट जर्मनी का, हमने हेल्प लिया यूके का। ओके, यूके, यूएसएसआर, वेस्ट जर्मनी, इन सारी कंट्रीज ने हमें हेल्प किया टू सेटअप भिलाई में। उसके बाद हमने आई थिंक वी आल्सो सेटअप इन वन इन भिलाई। देन वी सेटअप और कहाँ पर किया था हमने, आई थिंक बंगाल में भी किया था, आसनसोल वगैरह में भी हमने प्रोजेक्ट्स को एस्टैब्लिश किया था। हैवी हैवी मेटल प्रोजेक्ट्स, हैवी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, और उसके थ्रू हम जॉब क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान दे रहे थे। अब ये तो बात हो गई भाई अपनी 1991 तक की, 47 से 1991 तक की। बट आफ्टर 1991 व्हेन वी सॉ दैट दिस मॉडल इज आल्सो नॉट वर्किंग, द पीपल आर इन एब्जेक्ट पुअर्टी, आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट is in deep crisis, हमारे imports are not at all competitive, they are not nowhere in the world market। तो हमें अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज करना पड़ा। और यही इसी को हम बोलते हैं क्या, एलपीजी रिफॉर्म्स। और एलपीजी रिफॉर्म्स में बेसिकली हमने क्या किया, जो हमारा शिफ्ट था, इट वेंट टू द मार्केट ड्रिवन ग्रोथ। ओके, मार्केट ड्रिवन ग्रोथ की तरफ हम गए रादर देन स्टेट लेड ग्रोथ। हमने क्या किया, वी मेड अ टर्न फ्रॉम स्टेट लेड ग्रोथ, जहां पर हमने एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इनटू आवर स्टॉक मार्केट, उसके साथ साथ बहुत सारे अदर रिफॉर्म्स, लाइसेंसिंग को खत्म किया। इट बिकेम इजियर टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस नाउ इन इंडिया। we basically welcomed the foreign direct investment into our industries। Okay, so this led to a reduced role of government in economic activities। और उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो बैक सीट पे चले गई एंड इट अलाउड द इंडस्ट्रीज, द इंडियन इंडस्ट्रीज टू स्टार्ट वेल्थ क्रिएशन, टू स्टार्ट द इंजन ऑफ न्यू इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑल्सो हैपेंड, जहां पर हमने क्या किया कि अब कमांड इकोनॉमी पे हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, अब हम एक डिसेंट्रलाइज, धीरे धीरे द प्लानिंग कमीशन ऑल्सो शिफ्टेड
टू अ वेरी डिसेंट्रलाइज अप्रोच, जहां पर स्टेट्स के इनपुट, रीजन के इनपुट, जोन्स के इनपुट लिए जाते थे टू मेक पॉलिसीज। ओके, थोड़ा सा जरा हम देख लेते हैं 5 ईयर प्लान, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज ऑन बेस्ड ऑन दी हैरोल्ड डोमार मॉडल, जहां पर फोकस कहां था, एग्री डेवलपमेंट पे, इरिगेशन पे और एनर्जी पे। उसके बाद उसका रिजल्ट क्या था, इट एक्सीडेड द टारगेट्स। हमें 5.5-6% के करीब जो था हमें ग्रोथ देखने को मिला। उसके साथ साथ हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, दैट सॉ अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज। देन सेकंड 5 ईयर प्लान, उसको हम बोलते हैं पीसी महालानोबिस मॉडल। इट वाज ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ अ फोकस ऑन हेवी इंडस्ट्री अलोंग विथ इंपोर्ट substitution. This was also able to establish a strong industrial base for our industries, but it led to a neglect of agriculture sector, which caused food shortage. And if you guys remember, we had to rely on US aid, यूनाइटेड स्टेट्स का। आई थिंक जो राइस और व्हीट है, इट केम, व्हीट सॉरी नॉट राइस, व्हीट जो है अमेरिका से आया था। ओके, what was the name of that wheat? Can you guys remember? Can you guys remember? PL480 नाम था उसका, PL480 wheat नाम था। ओके, 1960s में हमने अमेरिका से PL480 wheat लाया था। तो PL480 बेसिकली, PL का मतलब होता है पब्लिक लॉ। पब्लिक लॉ वाज बेसिकली यूएस फॉरेन पॉलिसी जो है, यूएस फॉरेन एड जो है, बेसिकली इंडिया एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विथ अमेरिका। और यहां पर आइजनहावर ने यह भी बोला था when he met Nehru that whenever Nehru comes, he comes with a begging bowl कि हमें थोड़ा सा वीट दे दो, हमें थोड़ा सा एड दे दो। ओके, देन थर्ड 5 ईयर प्लान वाज अ वेरी बैड एरा फॉर आवर कंट्री, जहां पर 62 वॉर, नेहरू जी को हमने खोया 64 में, 65 में पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ा, ऑलमोस्ट लॉस्ट इट, समहाउ वाज एबल टू विन इट। 66 में वी लॉस्ट शास्त्री जी। ओके, सो यहां पर जो था, इट थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो काफी ज्यादा इश्यूज के साथ गुजरा। यस वैभव, प्लीज आस्क। सर जो PL80 ऐसा मतलब जैसे मैं इंडिया और यूएस के लिए मैं रिलेशनशिप में देख रहा था, तो वहां पे सर ये बोल रहे थे कि PL480 से ही हमारे जो यूएस से जो रिलेशन जो थे वो बहुत मतलब डाउन टाउन होने शुरू हो गए थे। तो सर ये बात सच है फिर? बिल्कुल बिल्कुल सच है। एंड देखो, उस समय था ना कि अमेरिका वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर हम इंडिया को यार चावल वगैरह आटा दे रहे हैं तो इट शुड टू आवर लाइन। हम उस समय ये भी थे कि विश्व गुरु हमें बनना था, नॉन अलाइन मूवमेंट और ये सब जो था, ये सब चीजें हम कर रहे थे उस समय। उस समय हमारे पास खाने की चीजें नहीं थी। तो अमेरिका वाज कंफ्यूज्ड फॉर द फैक्ट कि यार ये नेहरू मान क्यों नहीं रहे, why Nehru is not, able to understand the fact that if you are taking American aid, so American aid is never free. American aid was basically there to repel communism. Okay, American aid was there to repel communism. It was not there to feed Indians or any other people. तो ये चीज नेहरू अमेरिकन समझ नहीं पाए, एंड दे स्टार्टेड एजिटेटिंग कि तुम मेरा वीट भी खा रहे हो और एट द सेम टाइम यू आर नॉट टोइंग माय लाइन। ठीक है, which is based, okay, which is somewhat based. Third 5 year plan was based on the self-reliant growth model. It focused on balanced approach towards agri and industry, क्योंकि हमने फर्स्ट में सिर्फ एग्री पे ध्यान दिया, सेकंड में एग्री पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो डिसबैलेंस हो गया। तो यार हमने सोचा कि थर्ड 5 ईयर प्लान में हम क्या करेंगे कि दोनों पे इक्वल फोकस देंगे कि हमारा खाना भी बनता रहे, एट द सेम टाइम फैक्ट्रीज भी चलती रहे। लेकिन ड्यू टू अनफोर्सीन इवेंट्स लाइक वॉर विथ चाइना एंड पाकिस्तान एंड सीवियर ड्राउट, वी कुड नॉट फोकस ऑन दिस। देन फाइनली प्लान हॉलीडे हैड टू बी डिक्लेयर्ड, जहां पर हमने बोला कि अब हम ईयरली बेसिस पे प्लान्स बनाएंगे। बेसिकली प्लान हॉलीडे का मतलब क्या है कि ईयरली, अब 5 साल के लिए नहीं, ईयरली बेसिस पे शॉर्ट टर्म प्लान्स बना के हम आगे बढ़ेंगे। So the reason for this was the economic instability and Indo-Pakistan war. The focus was on short-term plans
which catered to the immediate economic stabilization because inflation had grown. Inflation जो है वो massive level तक चला गया था. At that time 66 में cost of food and fuel had skyrocketed to massive levels. Result क्या था? It helped in stabilizing the economy to an extent, but this was a period of slow growth. जहां पर हमें हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो इनफेमस वर्डिंग है यहीं से इसी एरा से निकल के आई थी कि हिंदू जो है बेसिकली हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, इंडिया जो है हिंदू प्रधान कंट्री है एंड वी ओके हिंदुइज्म जो बेसिकली मेजॉरिटी पीपल फॉलो एंड दीज पीपल दे कैन ओनली अचीव 2 to 3% ग्रोथ. उतना आइडिया नहीं है. आई थिंक देन इंटरेस्ट रेट वुड हैव बीन इन इन द हंड्रेड्स नॉट इन द हंड्रेड्स इन द सेंस की जो बेसिस पॉइंट्स जो है उसको रेज करता होगा इन दी 100 बेसिस पॉइंट मे बी 1-2% उस हिसाब से इंक्रीज करता होगा. बिकॉज व्हाट आई नो दैट it was very lucrative, to keep money in the bank, but at the same time it was very discouraged to take out loans जो है आपको अट्रोशियस रेट्स पे मिलते थे उस समय. 25-30% के रेट पे आपको मिलते थे. आज के डेट में ये जो आप देख रहे हो ना 7-8%, दिस इज अ लग्जरी फॉर यू बिकॉज आप नहीं जानते हो आपके दादाजी और नाना जी के समय एट दैट टाइम अट्रोशियस रेट 25-26%, 30%, 35%. और लोन जो है सैंक्शन भी बहुत मुश्किल से विदाउट एनी कनेक्शंस नहीं होते थे. और आफ्टर लिबरलाइजेशन people were encouraged to spend because consumer goods जो है they were no longer considered a sin. Okay. Then fourth 5-year plan जहां पर फोकस जो था it was on growth with stability and self reliance. Okay. ये इंदिरा गांधी के जो बेसिकली इसमें हमने 71 का वॉर भी जीता, लेकिन 71 के वॉर में हमारा खर्चा भी हुआ था. उसके वजह से इकोनॉमी जो थी उतनी ठीक नहीं थी उस समय. And this achieved reasonable growth, but it faced issues of inflation and deficits. ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुका था इस समय. स्वामीनाथन जी का जो मैजिक था, MS स्वामीनाथन का, वो यहाँ देखने को मिल चुका था. And it helped boost the agricultural production. Then fifth 5-year plan में इंदिरा गांधी ने सबसे फेमस लाइन अपना बताया था, स्लोगन जो दिया था, गरीबी हटाओगा. पोवर्टी इरेडिकेशन, एम्प्लॉयमेंट, उस पे फोकस था. कुछ प्रोग्रेस हुआ था बट इट वाज टर्मिनेटेड और दिस वाज ड्यूरिंग द इमरजेंसी. और जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी तो दिस वाज टर्मिनेटेड और वहां पर बेसिकली मोरारजी देसाई शिफ्टेड अवे फ्रॉम द सेंट्रल कमांड इकोनॉमी स्ट्रक्चर टू अ मोर कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर. देन 6th year plan happened 1980 से 85 when इंदिरा गांधी केम बैक बूमिंग, रोरिंग. वहां पर नेशनल इनकम में इंक्रीज के लिए बोला गया और पॉवर्टी रिडक्शन. अगेन एज यू कैन सी इट इज अ कॉन्सिस्टेंट थीम. पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट इज अ कॉन्सिस्टेंट थीम. रिजल्ट क्या था? सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सॉ अ डिक्रीज इन अ पॉवर्टी लेवल. सो इट वाज सक्सेसफुल बट यहां से हमारा बीओपी क्राइसिस स्टार्ट हो गया था फ्रेंड्स, बिकॉज द यूएसएसआर जो है इट वाज लूजिंग वेरी बैडली इन अफगानिस्तान और उसके वजह से यूएसएसआर क्रम्बल कर रहा था. यूएसएसआर की इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही थी एंड उस समय एनर्जी का कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो गया था. तो हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो स्काई रॉकेट कर रहे थे बिकॉज देयर वाज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन ईरान एंड इराक. और उसके वजह से जो हमारा मेन ऑयल सप्लायर्स का रूट था that was choked, that was under siege. और उसके वजह से इंडिया which was an energy poor country, our import bill it skyrocketed. Okay. 7th 5-year plan, it focused on social justice, productivity, food and work. It was able to achieve its targeted growth. We saw significant development in the services and technology sector as well. तो यहाँ पर आपको जो e-revolution, बेसिकली राजीव गांधी का ई-रेवोल्यूशन था जहां पर कंप्यूटर्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज. कंप्यूटर्स जो है वो कॉलेजेस में, आईआईटीज में पहली बार ये सारे कंप्यूटर्स को आप लेके आए थे. उसके साथ साथ सैम पिट्रोडा हु वाज एन एसोसिएट ऑफ राजीव गांधी, ही स्टार्टेड हिज कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन. ओके, उस समय बिकॉज हैंड हेल्ड डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस, इट वाज स्टार्टिंग टू गेट popular, it was starting to make a mark. Okay, so
it was a very exciting time. All right. Then बेसिकली लेकिन एक्साइटिंग टाइम था टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, बट नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर फॉरेक्स रिजर्व्स एंड आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट, which saw a very heavy downfall. Then the 8th 5-year plan, जहां पर फोकस हम क्या कर रहे थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लिबरलाइजेशन. सो दिस वाज द फर्स्ट प्लान पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद पहला हमारा 5-year प्लान था, जहां पर अब हमें तैयार किसको करना था, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस को, हमारे इंजीनियर्स को, हमारे मैनेजर्स को, हमारे वर्कर्स को, उनको हमें तैयार करके आगे ले जाना था, ताकि वो जो हमारे नए नए बिजनेसेस आ रहे थे, वर्ल्ड के बिजनेसेस जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे, उनको बेस्ट पॉसिबल ह्यूमन रिसोर्स हम प्रोवाइड कर सकें. उसके साथ साथ लिबरलाइज करना हमारी इकोनॉमी को. ओके, हमारी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना, वो भी एक बड़ा एक एजेंडा था गवर्नमेंट का, कि कितना हम लिबरलाइज कर लें इकोनॉमी को, ताकि जो गरीबी है, अब हम वी अंडरस्टूड कि सोशलिज्म 40 साल से हम चला रहे हैं, सोशलिज्म से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, एक कमांड स्ट्रक्चर से कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है. सो नाउ इट इज टाइम फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू स्टेप अप एंड टेक द इंडियन इकोनॉमीज रीन फ्रॉम द स्टेट. ओके, रिजल्ट क्या था? इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल पीरियड व्हिच वाज मार्क्ड बाय इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. इट रिजल्टेड इन ट्रेमेंडस ग्रोथ. उन लोग जो थे, उनकी सैलरी थी 3,000 4,000 प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, सॉरी प्री एलपीजी 1991 के पहले 3-4 हजार की सैलरी वाले, दे सॉ देयर सैलरी गो अप टू 35,000 40,000. massive growth in salaries in private sector. American companies, they came here and they started offering packages of 5 lakh rupees, packages of 4 lakh rupees. It was unheard of. Okay, in the post liberalization, why IIMs became popular? Because it was from the IIMs, these packages, massive 4 lakh packages. 4 lakh मतलब समझ रहे हो, उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी. 4 लाख रुपए घूसखोर बाबू कमाता था उस समय, और कोई नहीं कमा पाता था. It was unthinkable in the private sector. The best paymaster was Larsen and Toubro, which paid 3,000 rupees to its graduate engineering trainees. Okay, उस समय थोड़ी बहुत पैसा आपको मिल जाता था दूसरे कंपनीज में. ओके, इफ यू वर वर्किंग इन अ सीनियर मैनेजर पोजीशन, तो 4-5 हजार की सैलरी हो जाती थी, 6,000 की सैलरी. बट post 1991 liberalization, the economics completely changed. Now if you were from IIM good college, if you had the talent, आप 50,000 60,000 रुपए महीने, जो सैलरी आप पूरे 2 साल में नहीं कमा सकते थे, आज के डेट में अचानक से इन 2 years टाइम वो आप 1 महीने में कमा सकते थे. ओके, 9th 5-year प्लान 97-2002 के बीच में था. इट सॉ एक्सेलरेटेड ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस, बट इट फेल्ड टू अचीव द टारगेटेड ग्रोथ. इसमें एक प्रॉब्लम ये भी थी दैट दिस वाज द एरा ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स. दिस वाज द एरा ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स. दिस वाज द एरा जहां पर बहुत ज्यादा आई.के. गुजराल, एच.डी. देवेगौड़ा, वी ऑल्सो सॉ अटल बिहारी वाजपेयी कमिंग बैक 2 times. सो उसके वजह से एक कंटिन्यूटी नहीं मिल पाई, एक फोकस नहीं मिल पाया इंडियन इकोनॉमी को, बिकॉज पॉलिटी भी बहुत मैटर करती है. जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसके साथ साथ पॉलिटी ऑल्सो मैटर्स माय फ्रेंड. 10th 5-year प्लान पे अब हम आ जाते हैं. इट वाज अ गुड टाइम फॉर इंडियन इकोनॉमी, जहां पर हम 8% जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे थे, जहां पर हम पॉवर्टी रिडक्शन की बात कर रहे थे, जहां पर हम एजुकेशन की बात कर रहे थे. दिस वाज अ बूमिंग टाइम, किंग ऑफ गुड टाइम्स. सबको याद होगा किंग फिशर के बारे में, सभी को याद होगा. तो दिस वाज बेसिकली द टाइम ऑफ किंग ऑफ गुड टाइम्स. यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी वाज लुकिंग अप अप एंड अप. लग रहा था एवरीथिंग वाज पॉसिबल. ओके, लग रहा था एवरीथिंग वाज पॉसिबल एट दैट टाइम. मतलब इंडिया कहाँ चला जाएगा. विजन 2020, 2020 में फ्लाइंग कार्स होंगे इंडिया में, 2020 में स्काई स्क्रेपर से भरा होगा हमारा सिटी लाइन. बट एक्चुअली में दिस ऑल केम क्रैशिंग डाउन इन 2008. 2008 में हमें पता चल गया कि ये ऐसा नहीं होगा. दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग गेम. ओके,
11th 5 year प्लान, ओके 11th 5 year प्लान 2007 से 12, तो दिस वाज दिस हैड टू बी एडजस्टेड। 2007 में हमने बहुत ही ज्यादा ये देख के, 2007 में बबल वाज एट द पीक, द इकोनॉमिक बबल, वर्ल्ड इकोनॉमिक बबल वाज एट द पीक, लोग मजे मार रहे थे उस समय, बहुत मजे थे लोगों के। ये वॉकमैन, N72 मोबाइल, नोकिया के नए नए मोबाइल, एवरीवन वाज हैविंग दैट, ओके, पीपल वेयर बाइंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर। यहां पर क्या था, यहां पर क्या था बेसिकली कि 2007 में एक ऑप्टिमिस्टिक हमने 11th 5 year प्लान बनाया जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई, लेकिन यहां पर क्या था कि हमें चेंज करना पड़ा ट्रैक इन 2008 व्हेन वी सॉ द इकोनॉमिक क्रैश, द इकोनॉमिक बबल क्रैश, ओके। हाउसिंग मार्केट कोलैप्स हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में, और उसका जो डोमिनो था वो पूरे वर्ल्ड में देखने को मिला, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ उसमें, इंडिया में भी बहुत सारे लोग जो थे उनका नुकसान हुआ। सो वी सॉ मॉडरेट सक्सेस, although without despite the 2008 crisis, we saw moderate success in inclusive growth, जहां पर हम we were able to pull a large amount of people out of poverty. Then 12th 5 year plan, it was based on sustainable and inclusive growth, so this was basically the last, okay, this was basically the last 5 year plan, जहां पर सस्टेनेबल की बात क्यों की गई थी, बिकॉज इंडिया वॉज नाउ नी डीप इन ग्रीन डील्स एंड क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज, ओके, क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज वगैरह, क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट्स, इन सब में इंडिया जो है बेसिकली उसने क्या किया था, इट वाज नी डीप इनटू दीज थिंग्स। सो इंडिया बेसिकली जो अपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है उनको अपने नेशनल ऑब्लिगेशंस में रिफ्लेक्ट करना चाह रहा था। इश्यूज क्या क्या थे फ्रेंड्स उसके साथ, ऑब्वियसली व्हेन एनडीए गवर्नमेंट केम इन 2014, द प्लानिंग कमीशन वाज अबॉलिश्ड और नीति आयोग जो था उसका प्लेस ले लिया। सो सबसे पहले सेंट्रलाइज एंड टॉप डाउन अप्रोच। आई नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू सिटिंग इन अ एयर कंडीशन रूम in Delhi when majority of the people in the country is pushing cart. When 99% of the people in the country were pushing bullock carts, our planners sitting in an air conditioned office, having a Cuban cigar in their mouth and a scotch and whiskey on their desk, they were deciding how to move forward with the Indian economy. One size fits all model, doesn't matter if you are from Mizoram, doesn't matter from Gujarat, from Tamil Nadu or Jammu Kashmir. One size fits all model was okay, basically template was used by the planning commission, जहां पर रीजन के हिसाब से फाइन ट्यूनिंग नहीं की, फाइन ट्यूनिंग नहीं की, ओके। इट वाज ब्यूरोक्रेटिक एंड स्लो, द स्टेट चीफ मिनिस्टर हैड टू कम लिटरली बेगिंग, सर मुझे, आई वांट, सर मुझे ये चाहिए, सर मुझे ये दे दो प्लीज। एंड the planning commission vice chairman, he was as powerful as anyone. The planning commission vice chairman used to have the minister sitting outside his office begging that, sir, my state, my ministry needs this much fund, because the planning commission vice chairman, he was in total control, he had the surrogate power of the prime minister who served as the chairman, uska surrogate power tha, so he can basically decide who gets how much money from the central exchequer, okay. Then lack of flexibility, that was also there, okay, कि आपके सामने 62 में वॉर छिड़ गया, 64 में नेहरू जी चले गए, प्राइम मिनिस्टर हमने खोया, 65 में हमारा पाकिस्तान के साथ एक बहुत ही ज्यादा भयंकर वॉर छिड़ गया, 66 में अगेन वी लॉस्ट आवर प्राइम मिनिस्टर, एक बहुत ही गंदा ड्राउट आया, फैमिन लाइक कंडीशन डेवलप्ड, but were you able to be flexible, were you able to accommodate all these challenges? The answer is no, and that's why lack of flexibility was a huge problem for the planning commission. Then inadequate state participation. So यहां पर एक और चीज थी कि आपने प्लान तो बना दिया, लेकिन उसको फॉलो थ्रू करना, उसको इंप्लीमेंट करना, उसका ओनरशिप लेना कि हाँ मेरी गलती है, that was not there with the state. Then neglect of market forces. Market क्या चाहता है, कंज्यूमर क्या चाहता है, मुझे पता है. The planning commission was telling you that I know what is best for you. तुम लैम्ब्रेटा का स्कूटर चलाओ, you don't need to buy a car. तुम्हें फोर्ड की कार की क्या जरूरत है, तुम 10 साल वेट करो, हम एक एम्बेसडर तुम्हारे घर छोड़ देंगे.
सो बेसिकली जो स्टेट है, इट हैड दिस एरोगेंस that I know what is best for you. I know that capitalist goods, the consumer goods, are a big sin, and you don't need, okay, focus on your spiritual development, focus on, okay, reading, writing. Don't focus on buying new things, don't focus on the consumer goods. And this is the arrogance, and this is the short-sightedness which led to the collapse of the planning commission. Okay. Then let us talk about Niti Aayog. Okay, Niti Aayog को अभी बात करते हैं, because I think yes, we can talk about Niti Aayog tomorrow also, right? कल बात करते हैं, because we are done with planning commission. कल नीति आयोग को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, and I want you guys to write an answer. आप लोग एक आंसर लिखना, ठीक है? I'll be sending that answer as part of the daily answer writing only. को आप सब लिख सकते हो, that is despite, okay, whoever is in the course doesn't matter. नहीं भी हो लिख के भेज देना, that will be checked. Okay, all right, ठीक है.